कहानी की शुरुआत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय दिखाया जाता है, जब सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला करके वहां के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया है, जिनमें से एक यानुस नाम का आर्मी ऑफिसर भी शामिल होता है, जिस पर कई झूठे आरोप लगाकर एक पेपर पर साइन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह साइन करने से मना कर देता है। जिसके बाद उसके सामने बैठा ऑफिसर यानुस की पत्नी को अंदर बुलाता है, जो रोते हुए कहती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और विदेशों में जाकर जासूसी करते हैं। ये सुनकर यानुस को बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन वह जानता था कि इन लोगों ने उसकी पत्नी को झूठा बयान देने के लिए बहुत टॉर्चर किया है और वह ऐसा करने के लिए मजबूर है। अब यानुस को जासूसी के जुर्म में 20 साल की सजा होती है और सन 1940 में उसे साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल ऐसी जगह पर होती है जहां से किसी भी कैदी के लिए भाग पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ बर्फ और घने जंगल हैं। तभी जेलर आए हुए सभी नए कैदियों को वार्न करते हुए कहता है कि आज तक इस जेल से बचकर कोई नहीं भाग पाया और जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की उसे मौत ही नसीब हुई। अब जब सभी कैदी खाना खाने के लिए लाइन में लगे होते हैं, तभी यानुस एक बुरे कैदी को देखता है जो बहुत भूखा होता है। वह उसे अपना खाना दे देता है। ये देखकर वहाँ खड़ा एक और बुरा कैदी कहता है कि यहाँ इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुमने उसे खाना दिया तो ये लोग तुम्हारा भी राशन आधा कर देंगे। दरअसल इस जेल में अलग अलग देशों के कैदियों को रखा जाता है, जिनके साथ यहाँ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है। तभी यानुस की मुलाकात एक और कैदी से होती है, जिसका नाम खाबरोव है। वह बताता है कि मैं एक एक्टर हुआ करता था और जब मैंने एक फिल्म में अमीर आदमी का किरदार किया तो इसके लिए मुझे 10 साल की सजा सुनाई गई। ये सुनकर यानुस को बड़ी ही हैरानी होती है और तभी वह पूछता है कि क्या इस जेल से भागने का कोई रास्ता है। वह एक्टर कहता है कि नहीं, यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और तुम भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, वरना बेमौत मारे जाओगे। अब अगले दिन सभी कैदियों को जंगल में लकड़ी काटने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन यानुस की नजर बस इस बात पर थी कि कैसे वह यहाँ से बचकर भाग सकता है। अब शाम होने पर वह एक्टर यानुस के पास आता है और कहता है कि यहाँ से भागने का मेरे पास एक प्लान है। दरअसल मुझे भी किसी एक ऐसे साथी की तलाश थी जो तुम्हारी तरह बहादुर हो। अब वह एक्टर जर्मन और सोवियत से बचने के लिए उसे अपना प्लान समझाता है और कहता है कि यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक झील है, जिसके किनारे चलकर हम मंगोलिया बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं, लेकिन हमें ठंड कम होने का इंतजार करना होगा और साथ ही बहुत सारा खाना जमा करना होगा, जो इस हजारों किलोमीटर लंबे सफर में हमारे काम आएगा। अब ये लोग हर रोज थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जब एक दिन सभी कैदी लकड़ियां काट कर जंगल से वापस लौट रहे होते हैं, तभी वहाँ एक तेज बर्फीला तूफान आ जाता है और ठंड लगने के कारण उनमें से कई कैदी मर जाते हैं। ये देखकर एक बुरा कैदी ठंड से बचने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ खड़ा इंचार्ज उस पर गन तान देता है और कहता है कि वापस आ जाओ, वरना गोली मार दूंगा। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ खड़े रहे तो वैसे भी ठंड से मर जाएंगे, इसीलिए वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और जंगल में जाकर छिप जाते हैं। जिसके बाद वह इंचार्ज बाकी सभी कैदियों को भी जंगल में चलने के लिए कहता है। अब ये लोग ठंड से बचने के लिए एक झोंपड़ी तैयार करते हैं और उसके नीचे छिप जाते हैं और इस तरह इनकी जान बच जाती है। अब अगले दिन ऑफिसर उन सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करता है जो उनके जंगल में जाने से काफी नाराज था। इसीलिए वह मिस्टर स्मिथ और यानुस समेत कई अन्य कैदियों को खदान में काम करने के लिए भेज देता है, जिसके अंदर सरवाइव कर पाना बेहद मुश्किल था। यहाँ ज्यादातर कैदी जहरीली गैस और घुटन के कारण ही मर जाते थे, लेकिन यानुस को यहाँ भ्रम होना शुरू हो जाता है। उसे भ्रम में अपना घर दिखाई देता है, जिसकी तरफ वह बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर स्मिथ उसे पकड़ लेते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वहाँ तैनात गार्ड उसे गोली मार देता। अब यानुस कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अपने घर जाना है और अपनी पत्नी से मिलना है। उस एक्टर के पास एक प्लान है जो यहाँ से भागने में हमारी मदद करेगा। तभी मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि वह शख्स झूठा है, उसने मुझसे भी यही कहा था, लेकिन अगर तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानुस पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों आना चाहते हो। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर मुझे रास्ते में कुछ हो गया तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे उठा लोगे। अब उसी रात को यानुस 7 लोगों के साथ
मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, जिसमें मिस्टर स्मिथ जो एक इंजीनियर है, बालिका जो एक रशियन क्रिमिनल है, टोमास जो एक आर्टिस्ट है, बोस जो एक प्रीस्ट है, जोरान जो एक अकाउंटेंट है और कादिक जिसे रात में दिखाई नहीं देता है। यानुस कहता है कि आज मौसम खराब होने के कारण तेज हवाएं चल रही हैं और हम लोग आज रात यहाँ से भाग सकते हैं। अगर आज रात हम यहाँ से भागेंगे तो पैनों के निशान खुद ब खुद मिट जाएंगे, जिससे गार्ड हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। अब उस रात ये लोग जनरेटर बंद कर देते हैं, जो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही बंद हो सकता था, और लोहे की तार काट कर सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब अगली सुबह जब गार्ड को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग उनका पीछा करते हैं, लेकिन तेज बर्फीली हवाओं के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद एक ऑफिसर उनके पीछे डॉग्स छोड़ने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ ये सभी कैदी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ठंड लगने के कारण इन्हें भी चलने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तभी यानुस उस क्रिमिनल से उसका चाकू लेता है और पेड़ की छाल काट कर सभी के लिए मुखौटे बनाता है, जिन्हें सभी लोग अपने अपने चेहरे पर पहन लेते हैं। मास्क पहनने से इनके चेहरे पर ठंड नहीं लगती और ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। अब सुबह होते होते ये लोग उस जेल से काफी दूर निकल आते हैं, जहाँ उन गार्ड्स का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। अब ये सभी लोग एक जगह रुकते हैं और जितनी भी खाने पीने की चीजें ये लोग अपने साथ लेकर आए थे उसे एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। यानुस देखता है कि उनके पास कुछ ही हफ्तों का राशन बचा है, लेकिन सफर अभी भी बहुत लंबा है। अब कुछ देर आराम करने के बाद सभी लोग फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। यानुस जानता था कि उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ जाना है, इसीलिए वह सूरज की रोशनी से दक्षिण दिशा का अनुमान लगाकर सभी को रास्ता दिखाता है। अब चूंकि इन्हें बैकाल झील से होते हुए मंगोलिया बॉर्डर तक पहुंचना था, जो यहाँ से अभी भी बहुत दूर है, इसीलिए ये लोग बिना रुके अपना सफर जारी रखते हैं। अब जब रात होती है तो ये सभी लोग खाना खाने के लिए एक जंगल में रुक जाते हैं। तभी यानुस कहता है कि आज रात ठंड बढ़ने वाली है, इसीलिए हम लोग यहीं रुकेंगे, लेकिन आग जलाने के लिए हमें लकड़ियां इकट्ठा कर लेनी चाहिए। जिसके बाद सभी लोग लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तभी वह लड़का जिसे रात में दिखाई नहीं देता था, वह लकड़ियां लाते वक्त रास्ता भटक जाता है। अब जब सभी लोग लकड़ियां लेकर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका एक साथी कम है, जिसे ढूंढने के लिए ये लोग फिर से जंगल में जाते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद ये लोग थक हार कर वापस आ जाते हैं और सुबह होने पर देखते हैं कि उनका वह साथी उनसे थोड़ी ही दूर बैठा है। और जब सभी उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वह ठंड से जमकर मर चुका है, जिसे ये लोग वहीं दफना देते हैं। यानुस कहता है कि आज एक आजाद इंसान की मौत हुई है। जिसके बाद ये लोग अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। अब इन लोगों को चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं और इनका खाना भी खत्म हो चुका है। ये लोग इतने भूखे होते हैं कि कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि पक्षियों के अंडे भी खा जाते हैं। दरअसल इन लोगों को बैकाल झील तक एक हफ्ते पहले ही पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन रास्ता भटकने के कारण ये लोग अभी भी झील से बहुत दूर होते हैं। एक रात जब ये लोग सो रहे होते हैं, तभी इन्हें कुछ जानवरों की आवाज आती है और जब पास जाकर देखते हैं तो कुछ भेड़िए अपना शिकार खा रहे होते हैं। ये लोग उन भेड़ियों को वहाँ से भगा देते हैं और खुद उस शिकार पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग कई दिनों से भूखे थे। अब अगली सुबह यानुस कहता है कि मैं अकेला ही झील ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और अगर मैं एक हफ्ते में वापस नहीं लौटा तो तुम लोग समझ लेना कि मैं नहीं रहा। जिसके बाद यानुस अकेला ही झील की तरफ बढ़ने लगता है। जब वह पथरीले और खतरनाक रास्तों से गुजरता है तो उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे जिंदा रहने के लिए पेड़ की छाल तक खानी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं मानता और उसे फिर से भ्रम में अपना घर दिखाई देने लगता है, जिसकी तरफ यानुस तेजी से बढ़ता है। लेकिन वह किसी तरह अपने दोस्तों के पास लौट आता है और उन्हें बताता है कि मैंने झील ढूंढ ली है, वह यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है। इतना कहकर वह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसके दोस्त आग जलाकर उसकी बॉडी को गर्म करते हैं और अब अगली सुबह सभी लोग उस झील की तरफ निकल जाते हैं। जब ये लोग एक जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो बताती है कि मैं रसियन से बचकर भाग रही हूँ, तुम लोग मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन यानुस के सभी साथी उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना खाना नहीं था और उनकी रफ्तार भी धीमी हो जाती। इसीलिए सब लोग उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लोग झील के किनारे पहुंचकर देखते हैं कि दलदल में एक हिरन फंसा हुआ है, जिसे ये लोग अपना शिकार बना लेते हैं और अब इनके पास कई हफ्तों का खाना था। तभी उनमें से एक शख्स जो प्रीस्ट था, वह उस लड़की को वापस लेने के लिए जंगल में जाता है और शाम होने तक उसे अपने साथ ले आता है, जिसे ये लोग खाना खिलाते हैं और अपने साथ शामिल कर लेते हैं।
अब रात भर आराम करने के बाद सभी लोग एक बार फिर से अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। ये लड़की भी इनके साथ घुल मिल जाती है और बताती है कि मेरा नाम इरियाना है और मैं पोलैंड से हूँ। मेरे पिता एक क्रांतिकारी बनना चाहते थे, लेकिन कम्युनिस्टों ने उन्हें मार दिया। अब ये सभी लोग कई हफ्तों तक चलने के बाद मंगोलिया बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ गांव के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। लेकिन सोवियत यूनियन और मंगोलिया का बॉर्डर पार करने से पहले क्रिमिनल साथी बोलिका कहता है कि मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ और आगे नहीं आ सकता। जिसके बाद यानुस उसे गुड बाय बोलकर आगे बढ़ जाता है। अब जब ये सभी 6 लोग बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुँचते हैं तो उन्हें गेट पर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर स्टालिन का फोटो दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट ने मंगोलिया पर भी कब्जा कर लिया है। ये देखकर सभी लोग हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था, लेकिन अब मंगोलिया भी उनके लिए सुरक्षित नहीं था। तभी यानुस कहता है कि हम चाइना के रास्ते तिब्बत जाएंगे और वहाँ से इंडिया, क्योंकि इंडिया में अभी ब्रिटिशर्स का राज है, जहाँ हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन इंडिया पहुँचने के लिए हमें हिमालय के पहाड़ों से गुजरना होगा। अभी ये लोग एक बार फिर से निश्चय करके अपने सफर पर निकल जाते हैं, जो अभी भी हजारों किलोमीटर लंबा था। यानुस ये बात जानता था कि उनमें से सभी लोग इंडिया नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनके सामने विशाल गोबी डेजर्ट था, जिसे पार कर पाना इतना आसान नहीं था। यहाँ ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही खाना। अब इन्हें रेगिस्तान में जो भी छोटे मोटे जानवर मिलते, ये लोग उसे मार कर खा जाते और प्यास बुझाने के लिए कपड़ा गीला करके चूस लेते। ये लोग धूप से बचने के लिए अपने ओवरकोट्स और बाकी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्मी के कारण इन सब की हालत खराब हो जाती है और अब इनके पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। तभी मिस्टर स्मिथ को पूर्व दिशा में कुछ पेड़ दिखाई देते हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ पानी जरूर होगा। यानुस कहता है कि ये हमारा भ्रम है, वहाँ कोई पेड़ नहीं है और हमें पूर्व नहीं दक्षिण दिशा की तरफ जाना है। लेकिन मिस्टर स्मिथ किसी की बात नहीं सुनते और उस तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जब वे यहाँ पहुँचते हैं तो इस जगह सच में पानी का एक कुआं होता है, जिसे देखकर ये लोग खुशी से पागल हो जाते हैं और पेट भर के पानी पीते हैं। इन सभी लोगों का मन होता है कि कुछ दिन आराम करने के लिए हम यहीं रुक जाते हैं, लेकिन यानुस उन्हें समझाता है कि यहाँ पीने के लिए पानी तो है, लेकिन खाना नहीं है और बिना खाने के हम लोग कमजोर हो जाएंगे और फिर चलने के लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए अगले दिन सभी लोग अपने अपने बर्तनों में खूब सारा पानी भर लेते हैं और आगे के सफर पर निकल जाते हैं। अब जब ये लोग रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं, तभी एक भयंकर रेतीला तूफान इनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तूफान में उनका ज्यादातर पानी बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और जब अगले दिन सफर पर निकलते हैं तो इरियाना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी मिस्टर स्मिथ दौड़कर उसके पास आते हैं और देखते हैं कि इरियाना के पैर काफी हद तक सूज गए हैं, इसीलिए उसे चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन वह ऐसी हालत में भी चलना जारी रखती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण इन लोगों को कोई परेशानी हो। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक बार फिर से इरियाना गिर जाती है, जिसे वह प्रीस्ट अपनी गोद में उठा लेता है और आगे बढ़ना जारी रखता है। लेकिन इरियाना अपने इस सफर को ज्यादा समय तक जारी नहीं रख पाती और मंजिल तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देती है और उसकी जिंदगी का ये सफर यहीं खत्म हो जाता है, जिसे ये लोग यही दफना कर अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि चलने के सिवाय इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब इनके पास बहुत थोड़ा पानी बचता है, जिसे पीकर ये लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद इनका एक और साथी जो आर्टिस्ट था, वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है और अब ये 4 लोग ही बचते हैं, जो अपने एक और साथी को दफना कर आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, उनका शरीर और हौसला दोनों ही टूटते जा रहे थे, लेकिन ये लोग फिर भी हार नहीं मानते और कई दिनों का सफर तय करने के बाद रेगिस्तान को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी यानुस देखता है कि सामने पहाड़ है, जहाँ जरूर पीने के लिए पानी होगा। लेकिन अब मिस्टर स्मिथ भी थक कर नीचे गिर गए थे और कहते हैं कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं और नहीं चल सकता। यानुस कहता है कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए वह अपने दोनों साथियों को आगे चलकर पानी ढूंढने के लिए कहता है और खुद मिस्टर स्मिथ के साथ शाम होने तक उनके पास पहुंच जाता है। अब चूंकि ये लोग बहुत थके हुए थे, इसीलिए वहीं सो जाते हैं
और जब सुबह होती है तभी एक सांप टोमाच के पैर पर चढ़ जाता है और जब वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है तो उसे वहाँ पानी का एक रिसोर्स मिल जाता है जहाँ से बहुत थोड़ा सा पानी रिस रहा था, जिसे चाट चाट कर सभी अपनी प्यास बुझाते हैं और मिस्टर स्मिथ को भी पानी पिलाते हैं। ये लोग उस सांप को भी पकड़ लेते हैं जिसे खाने के बाद इनके शरीर में थोड़ी जान आ जाती है, लेकिन मिस्टर स्मिथ अब चलने की हालत में नहीं थे। वे कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। तभी यानुस मिस्टर स्मिथ का हौसला बढ़ाने के लिए उनके बेटे का नाम लेता है जिसे रसियंस ने मार डाला था। दरअसल आज से कुछ साल पहले जब मिस्टर स्मिथ अपने बेटे के साथ रसिया आए थे तो उन्हें पकड़ लिया गया था और उनके बेटे को उनके ही खिलाफ झूठी गवाही दिलवाकर उसे गोली मार दी थी, जिसके लिए मिस्टर स्मिथ खुद को जिम्मेदार मानते हैं। इसीलिए वे अब तो जिंदा रहकर खुद को सजा दे रहे थे। तभी यानुस कहता है कि मेरी पत्नी के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था, लेकिन वह अभी भी जिंदा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह अपनी पूरी जिंदगी खुद को दोषी ठहराए, इसीलिए मेरा उसके पास जाना बहुत जरूरी है। यानुस की ये बात सुनकर मिस्टर स्मिथ का हौसला एक बार फिर लौट आता है और अगली सुबह ये चारों एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चाइना इनके लिए सेफ नहीं था। इसीलिए ये लोग हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से होते हुए तिब्बत की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये मुश्किल सफर धीरे धीरे उनकी जान ले रहा था। हालांकि ये लोग किसी तरह तिब्बत बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं जहां एक तिब्बतियन मॉन्क उनके पास आता है और उन्हें अपने साथ एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लेकर जाता है जहां उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है और ये लोग उन्हें खाना देते हैं। तभी एक मॉन्क बताता है कि यहाँ से इंडिया जाने के लिए तुम्हें सिक्किम से होते हुए जाना होगा, लेकिन अभी ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए ठंड कम होने तक तुम्हें 3 महीने का इंतजार करना होगा और तब तक तुम यहाँ आराम से रुक सकते हो। लेकिन यानुस अपने साथियों से कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अपने घर वापस जाना है। अगर हम यहाँ रुके तो थक जाएंगे और फिर आगे का सफर तय करना मुश्किल होगा। तभी मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मैं यहाँ से लासा जाऊंगा पर वहाँ से चाइना, क्योंकि चाइना के अंदर अभी भी यूएस मिलिट्री का ऑपरेशन चल रहा है जो मुझे अमेरिका पहुंचा देंगे। अब रात भर आराम करने के बाद यानुस वहां नहीं रुकता और सुबह होते ही इंडिया के लिए निकल जाता है। उसे अकेला जाता देख उसके 2 साथी भी उसके साथ आ जाते हैं, लेकिन मिस्टर स्मिथ वहीं रुक जाते हैं। जिसके बाद यानुस अपने साथियों के साथ उन बर्फीले रास्तों को नापते हुए सिक्किम तक पहुंच जाता है जहां सभी लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें सम्मान के साथ गांव लेकर आया जाता है। इन लोगों ने साइबेरिया से इंडिया तक आने के लिए 6400 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया है, जिसमें इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के साथ ही अपने कई साथियों की जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन अब इनका सफर खत्म हो चुका है। कहानी के एंड में बताया जाता है कि यानुस अगले 50 सालों तक अपने घर नहीं जा पाया और देश विदेश घूमता रहा, क्योंकि पोलैंड अभी भी कम्युनिस्टों के कब्जे में था। लेकिन जब सन 1989 में पोलैंड को आजादी मिली तो वह अपने घर जाता है और उसकी नजरों के सामने वही सीन होता है जिसे वह बार बार अपने भ्रम में देखा करता था। लेकिन इस बार वह पत्थर के नीचे से चाबी निकालकर दरवाजा खोलता है और जब घर के अंदर जाता है तो सामने उसकी पत्नी बैठी होती है जो अब बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन जब वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इतने साल बाद एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।